गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? म्यूट कर दिया मैंने आपको, है ना? मैसेज के थ्रू ही बात की। ऋतिक राज, तुम क्वेश्चन पूछ के भाग जाते हैं यार। हेलो, आई होप कि एवरीथिंग फाइन होगा। नहीं, ठंड नहीं लग रही है अभी। अभी तो गर्मी लग रही है। मैं तो हो सकता है एसी चला लूँ अभी। हाँ, लेकिन कल ऋतिक राज तुम सही लिख रहे हो। मैं इंट तक रहता हूँ, तुम सही लिख रहे हो, इंट तक रहते हो। लेकिन पिछली क्लास में तुम एक क्वेश्चन पूछने के बाद भाग गए। सर आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही। इनफैक्ट गर्मी लग रही है। मैं थोड़ी देर में हो सकता है एसी चला लूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज्ञा सक्सेना, यस। यस मोहितकर, यस सर। पता नहीं किस बात के लिए यस सर कर रहे हो। शायद मैं पूछा हूँ इज एवरीथिंग फाइन, उसका रिप्लाई दे रहे हो। अविनेश शर्मा वाल क्लियर। सर राजस्थान में बहुत ठंड है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं। आपका फिटनेस, अच्छा ऋतिक राज नहीं, फिटनेस लेवल थोड़ा, जब से मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तब से मुझे फिटनेस लेवल सही नहीं हुआ। एनीवे, मैंने ना सॉल्यूशन वगैरह कल शेयर किया था। S1 जो कि पहले ही शेयर कर चुका हूँ, तो S1 का शेयर नहीं किया। तो क्योंकि लेट शेयर किया हूँ, मुझे नहीं पता मिलाए हो नहीं मिलाए हो। कावेरी सिन्हा महापात्रा, आई हैव अपलोडेड ओनली इन TRY1 बैचेस। हाँ, इंटरेस्टिंग है एटम टेस्ट। सो मैं होमवर्क डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चे ने कुछ डाउट मुझे भेजा भी है, फिर भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अगली क्लास में करूंगा। चाहता हूँ बोर मॉडल एक बार खत्म कर दूं, तब मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा। एसी चला लिया मैंने। और एक होमवर्क में बढ़ा रहा हूँ, एक दे रहा हूँ मैं आपको, रेस 27। ये आपका होमवर्क है। आई होप रेस 27 तो होगा ही ना आपके पास। आप जो मटेरियल आप डाउनलोड करते हो वो कहाँ से करते हो? आपको बताया गया होगा, आपको वहां से आप मटेरियल डाउनलोड करते हो। कहाँ से करते हो? अलेन प्लस से ही करते हो। ओके, सी सेट से। यस, वेरी गुड, सी सेट से करते हो। तो सी सेट पे सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल रहता है, वो सॉल्यूशन अपन, हाँ, अलेन प्लस में भी डिजिटल मटेरियल में होगा अवेलेबल, मुझे जहां तक, या तो सी सेट या अलेन प्लस से डिजिटल मटेरियल दोनों जगह अवेलेबल, मुझे जहां तक लगता है। सो अब मैं पढ़ाता हूं बेटा, है ना? आपसे बात हो गई। होमवर्क सिर्फ रेस 27 है। होमवर्क सिर्फ रेस 27 है। और अगली क्लास में आप मुझे सारा डाउट भेज देना। आज कौन सा दिन है? शायद थर्सडे है। हाँ, अगली क्लास इसी वीक में आएगी। तो आप मुझे सारा डाउट भेज देना। आज और मॉडल में काम भर खत्म कर दूंगा, तो उसके बाद मुझे आपके डाउट लेने में अच्छा लगेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट है फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऋतिक राज जी पूछ रहे हैं कब तक। तो जब पिछली क्लास में जो मैं होमवर्क दिया हूँ वो आप तो बनाए तो होंगे, खाली आपको अपलोड ही तो करना है। तो आप कल शाम शाम तक 9 PM तक कर दो, है ना। 9 PM भी लेट बोल रहा हूँ मैं, और थोड़ा पहले और कर दो तो मुझे क्या होता है ना, मुझे सुविधा होती है, मैं उन क्वेश्चंस को कट पेस्ट करके यहाँ सिस्टम में डाल लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा लिखें। ऐसा संभव नहीं है ना। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? मेरा फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है क्या? इतने दिन से तो मैं इतने ही साइज में लिख रहा हूँ यार। ऑल क्लियर, वेरी गुड। हाँ, लेकिन हमारा लिखने का जो साइज है बेटा, वो सडनली बड़ा कैसे होगा? सडनली बड़ा कैसे होगा? ये तो एक हैबिट होती है ना। आप जरा बड़ा लिख के देखो तो लिखा पाता है क्या? सो प्लीज अब आप मैसेज नहीं करें और बिल्कुल शांत हो जाएं। जब डाउट पूछूं कि कोई डाउट है तब आप मैसेज करें, और अब मैं मुझे पढ़ाने दें। सो हम बहुत सारा कैलकुलेशन किए। हम सबसे पहले कैलकुलेशन किए रेडियस का, उसके बाद कैलकुलेशन किए वेलोसिटी का, उसके बाद कैलकुलेशन किए टाइम पीरियड का, उसके बाद कैलकुलेशन किए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड का। अब अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन लाइक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को पीई से डिनोट करें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आप देखो, न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया होगा कि ये होता है -k Q1 Q2/R। तो ये होगा -k, Q1 है ZE और Q2 है E बाई R। और माइनस साइन का मैंने सिग्निफिकेंस बताया होगा कि माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। मुझे बताओ कि इस सिस्टम का, कि न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। ये बात क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², मींस इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मैं कह रहा हूं कि हम पिछली क्लास में आपको बताए थे कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर होगा F सेंट्रीफ्यूगल। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था? kZe² अपॉन R²। और F सेंट्रीफ्यूगल था mv²/R। सो यहां से mv² क्या आ गया? दिस इंप्लाइज mv² आ गया बेटा kZe²/R। ये थर्ड हो गया। इस mv² की वैल्यू सेकंड में रख लीजिए, फ्रॉम 2 and 3। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mv²/2 और ये बराबर हो जाएगा kZe²/2R। इसको अगेन 2 प्राइम कर देते हैं, क्योंकि 2 सेकंड इक्वेशन ही है तो 2 प्राइम।
यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, वेरी गुड। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल एनर्जी को अगर हम ई से डिनोट करें तो ई बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ई बराबर होगा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r प्लस ऑफ माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और ई बराबर हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ये टोटल एनर्जी है। ये हो गया 4। सो फ्रॉम 1 2 प्राइम एंड 4, from 1 2 prime and 4। देखिए तो जरा सा, काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है ये आ रहा है इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और ये इक्वल टू आ रहा है के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट याद रखने से सवाल थोड़ा तेजी से बनता है, तो इसे याद रखेंगे। रिजल्ट नंबर 5, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, सही, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, सही है। आई होप कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है बेटा? यहां तक देख लो एक बार। अब देखिए, also from the expression of रेडियस, रेडियस का एक्सप्रेशन हम पिछली क्लास में फर्स्ट बोर मॉडल का फर्स्ट कैलकुलेशन में ही किए थे, और वो आया था r इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट प्लीज आप एक बार चेक करके देखिए कि क्या फॉर्मूला यही डेराइव किया था ना रेडियस का। वेरी गुड, करेक्ट है। नाउ टोटल एनर्जी ई क्या था? टोटल एनर्जी ई था माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो r की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, और टोटल एनर्जी ई होगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू r की वैल्यू रख रहा हूं मैं एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड, और E बराबर आ जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई 4 बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा E का। एनर्जी निकल गया। अब हम सबकी वैल्यू तो जानते हैं, हम सबकी वैल्यू जानते हैं। 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, के की वैल्यू जानते हैं, एम की वैल्यू, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं।
ई की वैल्यू जानते हैं और एच की वैल्यू जानते हैं। तो ई का जो वैल्यू आता है सबकी वैल्यू जानने के बाद यह आता है -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल आता है सबकी वैल्यू रखने के बाद। या E बराबर आता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला आता है। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसको 8 कर लीजिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ये आ जाएगा। For hydrogen atom, for first orbit of hydrogen atom, for first orbit of hydrogen atom, Z हो गया 1, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम है तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो n बराबर हो गया 1, देयरफॉर E बराबर हो जाएगा यहां से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे E1 लिख रहे हैं, मतलब n की वैल्यू 1 है, E1। यहां तक किसी को कोई डाउट है प्लीज एक बार चेक कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है प्लीज अभी लिख के पूछ लो। कोई डाउट नहीं। फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, E2 हो जाएगा -13.6, जेड स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है, एन स्क्वायर, एन हो जाएगा 2, तो 2 स्क्वायर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को अगर हम E3 बोले तो ये हो जाएगा -3.6 इंटू 3 स्क्वायर -3.6 अपॉन 9 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये वाला फार्मूला आपने क्वांटम नंबर में भी लिखवाया था। हाँ, ये फार्मूला लिखवाया था क्वांटम नंबर में। आज मैंने प्रूफ कर दिया, फार्मूला लिखवाया था क्वांटम फॉर फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। E4 -13.6 by 4 square -13.6 by 16 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n बराबर इंफिनिटी, E इंफिनिटी बराबर 0, और चूंकि बाकी सारी एनर्जी निगेटिव है और ये 0 है तो 0 सबसे बड़ा हुआ तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम एनर्जी। बाकी सारे एनर्जी निगेटिव है और ये 0 है इंफिनिटी पे, तो 0 मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि बाकी सारा वैल्यू निगेटिव है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और आपको बताना है सही है या नहीं।
आयुष कुमार, आपकी बात मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 फॉर ऑल एटम्स, ये बात तो है सही, बट हम जो फार्मूला डेवलप किए हैं वो सभी एटम के लिए नहीं डेवलप, हम फार्मूला डेवलप किए हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन के। मेरा कंडीशन ये है कि उस एटम या आयन में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर इस फार्मूला से कोई कंक्लूजन कर रहे हैं तो वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम और आयन पे ही लगेगा। हाउएवर मैक्सिमम एनर्जी का मतलब हुआ n बराबर इनफिनिट, तो इनफाइनाइट सेल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो उसकी एनर्जी 0 ही हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है वो। n बराबर इनफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस है। देखिएगा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आपको बताना है बेटा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एज n इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस, बोलिएगा ट्रू है फॉल्स है। ट्रू है, बस वेरी गुड, ट्रू है क्योंकि निगेटिव साइन के साथ है। ई बराबर क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर देख के ये नहीं बोल देंगे फॉल्स है, माइनस भी लगा हुआ, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पॉइंट है as n increases difference between two successive energy level decreases। as n increases energy difference between two successive, एसी नहीं चलाते हैं तो गर्मी लगती है और चलाते हैं तो ठंडा लगता है। 36 पे चलाओ। as n increases energy difference between two successive energy level decreases। क्या मतलब है इसका, ये देखिए। तो एनर्जी डिफरेंस का मतलब डेल्टा और टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल मतलब डेल्टा ई 1 से 2 मींस सेल 1 से सेल 2 में एनर्जी जो है उसका डिफरेंस क्या होगा। तो सेल 2 की ज्यादा होगी क्योंकि एन ज्यादा है उसका, और सेल 1 की कम होगी, मतलब के सेल की कम होगी और एल सेल की ज्यादा होगी। तो हम इसे कह रहे हैं E2 माइनस E1, और E2 हमें पता है -3.4 माइनस ऑफ E1 भी पता है -13.6, और जानती हो ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर हम डेल्टा E2 से 3 निकालें तो ये होगा E3 माइनस E2। E3 है -1.51 माइनस ऑफ -3.4, और ये आ जाएगा 1.89, प्लीज चेक कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। डेल्टा E3 से 4, ये हो जाएगा E4 माइनस E3, और E4 कितना है -0.85 माइनस ऑफ -1.51, और ये कितना आएगा, तो ये आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3 से 4 तक का हो गया। अगर हम डेल्टा ई, देखिए ऊपर ये लाइन आप देखिए, ये लाइन, इस लाइन को देखिए और मुझे बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एन इंक्रीजेज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेज। आप देखो 1 से 2 के बीच जो एनर्जी लेवल है वो 10.2 है, 2 से 3 कम हो गया 1.89 हो गया, 3 से 4 और कम हो गया 0.66 हो गया। तो मुझे बताइए जो सेकंड पॉइंट लिखा हूं ये अब क्लियर है या नहीं। यस, वेरी गुड, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम डेल्टा ई 1 से 3 निकालें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा E3 माइनस E1, और E3 है -1.51 माइनस ऑफ -13.6, और ये आ जाएगा 12.09।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर हम डेल्टा E1 से 4 निकालें तो ये हो जाएगा E4 माइनस E1 और ये हो जाएगा बेटा -0.85 माइनस माइनस 13.6, ये आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप कि ये एनर्जी का कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अब एक एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए। इस डायग्राम को दिमाग में रखते हैं तो प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि ये डायग्राम बिल्कुल दिमाग में रखिए। सो देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम, ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है, n बराबर 1, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये n बराबर 2 है और इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n1 नहीं होगा, n2 होगा। ये n बराबर 3 है और इसे बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ये n बराबर 4 है, इसे बोलेंगे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और ये मान लो n बराबर इंफिनिटी है, ये क्या है, n बराबर इंफिनिटी, लास्ट स्टेट है ये, लिमिटिंग स्टेट है ये। हाँ बताया था मैं, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सब पहले बताया था। अब जरा सा देखिए इसकी एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी देखिए, एनर्जी लिखते हैं, इसकी एनर्जी अगर हम E1 माने तो E1 पे एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी E2 है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी E3 और E3 है बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी एनर्जी E4 और E4 है बेटा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये E इंफिनिटी है और E इंफिनिटी है बेटा 0। सो सभी एनर्जी लेवल का मैंने एनर्जी लिख दिया। और देखिए अगर आप देखें तो 1 से 2 का विड्थ ज्यादा रखा हूं, 2 से 3 का विड्थ कम कर दिया हूं, 3 से 4 का विड्थ और कम कर दिया हूं, 4 से इंफिनिटी का भी विड्थ छोटा है। ऐसा क्यों किया हूं? ऐसा इसलिए किया हूं कि मैं मान रहा हूं कि बाई एक्सिस में एनर्जी है, तो विड्थ ज्यादा मीन्स एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। और आप जानते भी हैं कि ये है डेल्टा E1 से 2 और ये आया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है डेल्टा E2 से 3 और ये आया था 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है डेल्टा E3 से 4 और ये आया था 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है डेल्टा E1 से 3 और दोनों को सम कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 से 11 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है डेल्टा E1 से 4 और इसको ये आया था 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
थैंक यू, पगली हूं मैं। यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थैंक यू निशांत एंड यस मोहितकर एंड अविनेश शर्मा, थैंक यू वेरी मच एंड युवराज शेखर। सो ये एनर्जी डिफरेंस आपको समझ में आया? यस नो, वेरी गुड, आया। अब देखिए मैं एक फाइनल पॉइंट इसमें बता रहा हूं। अब वो फाइनल पॉइंट ये है कि ग्राउंड स्टेट से अगर n बराबर इंफिनिटी पे डाल देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो n बराबर इंफिनिटी का मतलब हुआ एटम से जस्ट बाहर, एटम के फील्ड से जस्ट बाहर। तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। सो कहां पे करूं, जगह नहीं बच रहा है। अगर आप ग्राउंड स्टेट से n बराबर इंफिनिटी पे कर देते हैं तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां IE बराबर है आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पता होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये आयोनाइजेशन एनर्जी ही है। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n तो लिखना नहीं है, इंफिनिटी पे ही जाएगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये फार्मूला सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन के लिए होगा, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन। ये फार्मूला आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी लेवल डायग्राम मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता है। ब्यूटीफुल मींस ये नहीं कि ब्यूटीफुल, इट मींस यूजफुल। इतना यूजफुल लगता है कि जहां भी मुझे जहां कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है सवाल में जनरली, तो उन सवालों में मैं यहीं से सोचता हूँ। और मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये एनर्जी लेवल जितना तेजी से बना सकें या याद रखें डेटा 2-4 एनर्जी की वैल्यू, तो ये इजीली बन जाएगा। कम से कम E1, E2, E3, E4 याद रखेंगे तो बहुत तेजी से ये बन जाएगा। E1, E2, E3, E4। हाउएवर आपको जस्ट 13.6 में डिवाइड ही करना है n स्क्वायर से। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आप जितना तेजी से याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में बहुत इजीली यूज होता है और क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं अगर हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो N1 स्टेट का एनर्जी है, जैसे E1, E2, तो N1 लिख रहा है, तो ये होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। अगर एक दूसरा स्टेट N2 है तो N2 होगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। देयरफॉर डेल्टा E लिख सकते हैं EN2 माइनस EN1। डेल्टा E या सिंपली E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा E हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनर्जी लेवल डायग्राम अगर नहीं याद रखते हैं तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज करके काम कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया, मुझे बताओ समझ में। ऋतिक राज कहाँ चले गए यार? यार N1 पहली बार थोड़े यूज किया हूं। कोई भी इनमें से कोई भी एनर्जी लेवल को N1 बोल दिया और इनमें से कोई भी दूसरे एनर्जी लेवल को N2 बोल दिया।
खाली ये ध्यान रखना है कि N2 ग्रेटर देन N1। कोई भी एनर्जी लेवल को N1 बोल दिया और कोई भी दूसरे एनर्जी लेवल को N2 बोल दिया। N1 N2 एनर्जी लेवल है, मींस सेल है, वो K सेल हो सकता है, L सेल हो सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया -13.6 Z² by N²। तो यहाँ आपको पता था ना कि इस फॉर्मूले में N क्या है, तो अब N1 में N1 लिखा -13.6 Z² by N1², तो कैसे डाउट हो जाता है N1 क्या है? या तो आप ये फॉर्मूला जब मैं डेराइव किया उसी में आपको N क्या है नहीं समझ में, है ना? तो N की चर्चा पिछले क्लास से चलते यार, नींद में रहते हो, है ना? ऋतिक राज को मैं पिछली क्लास से ही डांट रहा हूँ। ठीक हो बेटा ऋतिक राज, या तकलीफ हो रही है मेरे से? रो रहा है क्या? यस मोहित कर लिख रहा है, रो रहा है क्या? नहीं रो नहीं रहा है, देखो ठीक है, लिख दिया, ठीक है। लेकिन पूछिए, होता है, बच्चे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको डाउट हो सकता है। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ, नहीं तो अब अगला क्वेश्चन करूंगा। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। और एक दो पॉइंट मुझे बताइए। एक पॉइंट तो ये बताइए कि क्या आप होमवर्क कर रहे हैं? एक बच्चे ने लिखा यस, अप टू डेट, वेरी गुड वेरी गुड। क्या इस बार सॉल्यूशन मैं खुद से बना के भेजा हूं तो वो ज्यादा पहले से बेटर है या पहले जैसा ही? वेरी गुड। तो अगले दोनों चैप्टर, इस चैप्टर और इसके बाद के चैप्टर का मैं खुद से बना के भेजूंगा, है ना? मतलब एटॉमिक के बाद भी जो चैप्टर मैं पढ़ूंगा उसका भी खुद से ही बना के भेजूंगा। और भविष्य में अगर मैं आपके जो पहले के चैप्टर्स पढ़ाए हैं जैसे रेडॉक्स वगैरह, उनका भी मैं खुद से बना के आपको भेज दूंगा। हाँ, खुद से बना के भेज दूंगा, उससे बहुत फायदा होगा। फिर आपको हमसे ना डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीट और के क्वेश्चन में कम से कम आपको एकदम लगेगा जैसे पढ़ाया वैसे बनेगा। मैंने फील किया कि जो सॉल्यूशन जा रहा है उसमें आपको हो सकता है दिक्कत। हाँ, हमारे लैंग्वेज में रहता है, बिल्कुल सही, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैंने फील किया, तो फिर से सोचा खुद ही बना के भेज देता। कुछ क्वेश्चन करें तो और क्लियरिटी आएगी, तो अपन क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम in its ground state absorbs, देखिए ये कभी आईआईटी में आया है सवाल, absorbs 1.5 times as much energy as the minimum energy required to escape from atom. Calculate first kinetic energy of emitted electron. Second, velocity of emitted electron. बस एक पॉइंट मैं और कहना चाह रहा हूं,
काइनेटिक एनर्जी गलत हो गया यस तुम्हारा। मैं एक पॉइंट और कहना चाह रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, मुझे थोड़ा टफ चैप्टर लगता है, थोड़ा मतलब इसमें न्यूमेरिकल में बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है और जल्दी क्लिक नहीं करता है। नीचा कुमारी आपका भी गलत हो गया, काइनेटिक एनर्जी देखो जल्दी क्लिक नहीं करता है। तो इसमें रिक्वायर्ड क्या है जो मैं बता, सिर्फ यूनिट्स में ही नहीं दिक्कत होता है, यूनिट्स में दिक्कत होता है तो जिसको यूनिट्स में दिक्कत होता है वो उसको हर जगह दिक्कत होगा यूनिट में, है ना। इसमें रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, तो सीट और रेसेस के क्वेश्चन के अलावा भी कम से कम उतने और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करोगे तो मास्टरी आएगी। तो अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सीट और रेसेस के क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को 2 बार करें मिनिमम। देखिए आप 11 से पढ़ रहे हो आईडी के लिए, है ना, तो आपको पूरा सिलेबस 4 बार रिवाइज, 4-5 बार रिवाइज करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ आता है, 4 से 5 बार। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 बार तो आपको ऐसे बनाना है कि लाइफ में कभी बनाया ही नहीं है। एक बार बना लिए, 1 महीने बाद फिर से एक बार बनाना है और ऐसे सोच के बनाना है कि बस मैं पढ़ा हूं और फिर से बनाना है। बिना 2 बार बनाए आपको क्लियर नहीं होगा। This chapter needs a lot of practice, a lot of practice. नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, न्यूमेरिकल में वैरायटी बहुत ज्यादा होता है। और आप अच्छा करो इसलिए मैं सॉल्यूशन बना के भेजता हूँ, कहोगे तो फिर आगे भविष्य में मैं आपको रेसिस के भी बना के भेज दूंगा, उससे और क्लैरिटी आएगी। अब बनाते हैं इस सवाल। An electron in a hydrogen atom in its ground state absorbs 1.5 times as much energy as the minimum energy required to escape. मान लो ग्राउंड स्टेट है ये और escape होना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये n बराबर इंफिनिटी पे आ जाएगा तो escape हो जाएगा। तो यहां से यहां तक आने में एनर्जी कितना लगेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 1.5 टाइम्स, तो एनर्जी एब्जॉर्ब, ई एब्जॉर्ब, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1.5 और ये आ जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखिए 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने इसको दिया, यहां देखिएगा प्लीज, ये इलेक्ट्रॉन है आपने इसको दे दिया एक फोटोन, कितने के बराबर? 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को यहां आने में, और बाकी की एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 20.4 माइनस 13.6। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा 20.4 माइनस 13.6, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी समझ में आया? आया, वेरी गुड। अब वेलोसिटी पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को जस्ट हाफ mv² लिख लीजिए, और वेलोसिटी किस यूनिट में निकालेंगे? तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। चूंकि वेलोसिटी आप SI यूनिट में निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और वेलोसिटी हो जाएगा √2 इंटू 6.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 divided by mass of electron 9.11 into 10⁻⁻31 मीटर पर सेकेंड। और ये जो भी आ जाए वो आंसर हो। मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? नहीं है? अब देखो कितना सिंपल सवाल है, आईटी में आया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऋतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A single electron system
has ionization energy अब आ गया स्क्रीन, हमें भी लगा कुछ हुआ। अब आ गया स्क्रीन। यस, वेरी गुड। A single electron system has ionization energy 11180 kilojoule per mole. Find the number of protons in the nucleus of the system. अब जरा सा देखिए, मैं एक डेटा लिख रहा हूं, सॉल्यूशन में मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है लगभग 96 किलो जूल पर मोल, और ये लगभग होता है 23 किलो कैलोरी पर। और ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एक एटम की एनर्जी को एक मोल में कन्वर्ट कर दिया है और किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये याद रखिएगा ना, तो कन्वर्जन से काफी सुविधा होगी आपको। देखिए ना, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी दिया है किलो जूल पर मोल, जबकि आपको चाहिए सिर्फ एक एटम का आयनाइजेशन है, एक मोल का नहीं चाहिए। तो ये डेटा अगर याद रखिएगा, मेरा दो कहना है, एक तो ये डेटा याद रखना है तो अच्छा होगा, दूसरा ये डेटा कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपको सोचना है घर पर कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, पर एटम। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है, एक एटम के लिए है, उसे अगर पर मोल में कन्वर्ट करेंगे और किलो जूल में या किलो कैलोरी में, तो इतना आएगा। तो ये आप घर पे आप प्लीज करके देखना कि आ रहा है या नहीं आ रहा। यस मोहितकर, प्रोटॉन की संख्या 8.56 कैसे हो सकती है ना? तो प्रोटॉन की संख्या जब भी होगी इंटीजर होगी। तो देखिए जरा सा, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं, क्या आप घर पे देखोगे इस डाटा से ये वैल्यू कैसे आया? यस नो? यस, नहीं आएगा तो अगली क्लास में पूछना भी है। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बेटा 13.6 जेड स्क्वायर, और आयोनाइजेशन एनर्जी है 11180। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना होगा और है दिया हुआ किलो जूल पर मोल में, तो इसे 96 से डिवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11180 अपॉन 96 इंटू 13.6, ये आ जाएगा 9। दिस इंप्लाई जेड बराबर, ये आंसर है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, या कोई डाउट आ रहा है माइंड में तो वो भी बताइए। नो डाउट।
नहीं, Q बराबर है नहीं, कैसे दिमाग में आया बेटा रीचा कुमारी आपके? कब लगाते हैं Q बराबर है नहीं? जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना होता है, नहीं पता होता है ना? यहाँ चार्ज थोड़े, यहाँ तो एनर्जी। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। A sample of hydrogen atom in ground state is exposed to electromagnetic radiation of 1025.6 angstrom. Calculate wavelength of induced radiations. कह रहा हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, अविनीश शर्मा आप कुछ पूछ रहे हैं शायद, आप शायद पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 96, शायद पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ। तो नहीं पता चल रहा है कि ये जो मैं ब्रैकेट में रेड कलर का जो लिखा हूं इससे हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा। अगर ये फॉर्मूला, ये कन्वर्जन अगर सही मान लें तो नहीं करने आ रहा है ये क्लियर। हाँ, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा कैसे हुआ इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर देखना चाहते हो तो लो देख ही लो, हम तो आपको करने बोले। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पर एटम है, पर एटम ये बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एक एटम की। एक मोल के लिए क्या होगा, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। यह आ जाएगा 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल। यह आ जाएगा 16 इंटू 6.022 किलो जूल पर मोल। 1685 16 छक 96, ये हो जाएगा 96 किलो जूल पर मोल। क्या दिक्कत? अब किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया तो 4.1 से डिवाइड कर दो तो किलो कैलोरी में आ जाए। ये बराबर हो जाएगा 96/4.18 किलो कैलोरी पर। मैं आपको दिमाग लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा यूनिट, चूंकि एक बच्चा ने लिखा यूनिट में दिक्कत हो रही है, तो यूनिट में तब तक दिक्कत होते रहेगी जब तक आप रटना शुरू कर देंगे। सारा मत रटिए, जो मिनिमम यूनिट में रटना है वो रटिए और बाकी को कन्वर्ट करना सीखिए। जब कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो फिर रटने भी लगेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि अगर भूल भी गए तो कन्वर्ट कर। 4.18 होता है भाई, 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, इसी को ले लेते हैं 4.2। 4.1 ज्यादा करेक्ट है। मैंने भी जब भी पहले बताया होगा, पहले 4.18 बताया होगा, उससे हम 4.2 के बराबर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए प्लीज, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम्स हैं और ग्राउंड स्टेट में है, जो भी इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में सब ग्राउंड स्टेट में है, और उसे हमने एक्सपोज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज करने का मतलब हुआ हमने उसे फोटोन दिया। तो ग्राउंड स्टेट में
और फोटोन दिया। तो पहले निकालते हैं इस फोटोन की एनर्जी क्या है। तो एनर्जी होगा 12400 बाई लैम्डा, ये होगा 12400 बाई 1025.6 और ये आ जाएगा बेटा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का फोटोन हमने ग्राउंड स्टेट पे दिया n बराबर 1 पे। इस इलेक्ट्रॉन को हमने दिया एनर्जी कितना 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन उछलकर किस एक्साइटेड स्टेट में या n की किस वैल्यू पे चला जाएगा, n की किस वैल्यू पे चला जाएगा 12.09 देंगे। n बराबर 1 से 2 पे जाएगा या 1 से 3 पे जाएगा या 1 से 4 पे जाएगा। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आपके दिमाग में है तो आपको क्लियर होगा ये n बराबर 3 पे जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हो। मीन्स ये उछल कर चला जाएगा n बराबर 3 सीधा। अब देखिए इसमें रास्ते में कहीं n बराबर 2 भी होगा और कई एटम हैं। अगर हर एटम मान लो 4-5 एटम है हाइड्रोजन, तो सबका इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से उछलकर n बराबर 3 पे चला जाएगा। वेरी गुड, यहां तक क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां तक क्या है, यहां तक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोलना यस नो, पढ़ के एक बार क्वेश्चन देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं, कि एक्सपोज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तो ऐसा हुआ होगा। वेरी गुड। अब कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इंड्यूस्ड रेडिएशन। तो सोचना यह है कि इंड्यूस्ड रेडिएशन का मतलब क्या है। तो मतलब यह है कि जब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने से फिर ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। ऋतिक राज, कैसे n बराबर 2 का होगा, कैसे होगा? n बराबर 2 पर आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए? 10.2 चाहिए। तो 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो हमने दिया नहीं, उससे ज्यादा दिया है, तो 2 पे कैसे आएगा? हाँ, अब मैं आगे बता रहा हूं कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इंड्यूस्ड रेडिएशन। तुम्हारा डाउट और क्लियर होगा ऋतिक राज थोड़ी देर में। पहले इस सवाल पे कंसंट्रेट करो जो मैं बता रहा हूं। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इंड्यूस्ड रेडिएशंस। तो सवाल उठता है कि इंड्यूस्ड रेडिएशंस का मतलब क्या है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये वापस जाना चाहिए। तो ये वापस जाने चाहेगा तो फोटोन रिलीज करेगा। तो ये वापस कैसे जा सकता है? एक तो यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जाएगा फोटोन रिलीज करेगा, फिर यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां वापस जाएगा, फिर फोटोन रिलीज करेगा। या हो सकता है सीधा 3 से 1 आ जाए, सीधा 3 से 1 आ जाए तब भी फोटोन रिलीज करेगा। तो जो फोटोन ये रिलीज करेगा उस फोटोन का वेवलेंथ कहलाएगा इंड्यूस्ड रेडिएशंस का वेवलेंथ। यही निकालना है मुझे, बताना कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इंड्यूस्ड रेडिएशंस। तो इन तीनों, ये 3 तरह का इंड्यूस्ड रेडिएशन निकलेगा और इनका वेवलेंथ निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करने कह रहा है? तो इसको बोलेंगे लैम्डा 3 से 1, 3 से 2, अरे यार, इसको बोलेंगे लैम्डा 2 से 1 और इसको बोलेंगे लैम्डा 3 से 1। तो आपसे यही पूछ रहा है कि लैम्डा 3 से 2 कितना होगा, लैम्डा 2 से 1 कितना होगा और लैम्डा 3 से 1 कितना होगा। तो मुझे अब तो बहुत क्विकली बता दो कि लैम्डा 3 से 1 कितना होगा। क्विकली बता दो कि लैम्डा 3 से 1 कितना होगा। हाँ, जितना इतना ही एंगस्ट्रम भाई, इतना एंगस्ट्रम का एब्जॉर्ब करके 1 से 3 पे चला गया, तो वापस जब 3 से 1 पे आएगा तो उतना ही एंगस्ट्रम रिलीज करेगा। तो ये होगा 1025.6 एंगस्ट्रम। बाकी हमें निकालना है लैम्डा 3 से 2। तो 3 से 2 का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, आप मुझे बताइए। ये एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? 3 से 2 का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? ये होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो लैम्डा 3 से 2 होगा 12,400 बाई 1.89 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 से 1 होगा 12,400 बाई 10.2 एंगस्ट्रॉम, और ये जो भी आ जाए। $60.8 एंगस्ट्रॉम। 1215.7 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर है। क्यों ये ऐड क्यों करना पड़ेगा? इंड्यूस्ड रेडिएशन का मतलब हुआ कि जब ये वापस आएगा तो जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ निकालिए। तो 3 से 2 पे आएगा तो एक फोटोन निकल जाए, 2 से 1 पे आएगा तो एक फोटोन निकल जाए, फिर 3 से 1 पे आएगा तो एक फोटोन निकल जाए। आना कहां से कहां है ये नहीं, जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ चाहिए। 3 से 1 आना है तो कैसे आएगा? 3 से 2, 3 से 2, 2 से 1 या 3 से 1, तीनों तरीके से आ सकता है। तो ये 3 तरह का फोटोन निकलेगा, 3 तरह के फोटोन का वेवलेंथ चाहिए। नहीं आया समझ में? ये तीनों आंसर होंगे। बताना समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमको नहीं आता है, तुमको अगर सारा डेटा याद है तो डायग्राम नहीं बना सकते। हमारा तो अब तो एग्जाम बाइनरी होता है ना, आंसर सही है तो मार्क्स मिलेगा, आंसर सही नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब एग्जाम तो ऐसा होता नहीं है कि प्रोसेस पे मिलता है। यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं ना दे रहे हो आप, आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो। यूपीएससी का एग्जाम होता तो मैं बोलता हाँ डायग्राम वगैरह भी बनाना है, हर स्टेप का मार्क्स होता है। या बोर्ड का एग्जाम होता तो मैं बोलता हाँ डायग्राम बनाना, हर स्टेप का मार्क्स होता है। आईआईटी के एग्जाम के लिए आप डायग्राम बना के बनाओ, ये सब याद है, आप मन में ही बना लो। बाइनरी होता है, बाइनरी इन द सेंस कि आंसर सही है तो नंबर मिलेगा फुल, आंसर गलत है तो नहीं मिलेगा। नहीं अनुज्ञा सक्सेना, तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं, इतनी बड़ी मिस्टेक कर, लेकिन लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। अनुज्ञा सक्सेना, लैम्डा कैसे जुड़ सकता है? लैम्डा कैसे जुड़ सकता है? डिस्टेंस ये नहीं है ना, ये एनर्जी है। यहां से यहां तक का लैम्डा इन दोनों के सम के बराबर नहीं हो। क्या जुड़ेगा? एनर्जी। ये बाई एक्सिस में हमने क्या लिया? एनर्जी लिया। तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी 3 से 1, देखो क्या हो रहा है, एनर्जी 3 से 1 बराबर एनर्जी 3 से 2 प्लस एनर्जी 2 से 1। आप लैम्डा ये बोल रही है कि सर लैम्डा 3 से 1 बराबर लैम्डा 3 से 2 प्लस लैम्डा 3 2 से 1 नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और एनर्जी 3 से 1 हो जाएगा hc बाई लैम्डा 3 से 1। देखो क्या होगा, लीजिए मैं बता रहा हूं। ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा 3 से 2 प्लस hc बाई लैम्डा 2 से 1। hc को उड़ा देते हैं और जो संबंध होगा लैम्डा में वो होगा 1 बाई लैम्डा 3 से 1 बराबर 1 बाई लैम्डा 3 से 2 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 से 1। ये रिलेशन होगा। पीटेंगे अनुज्ञा सक्सेना आपको। हम ये सवाल इस तरह का पहले करा चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 6 कैलकुलेशन देखते हैं। टाइम है ना? हाँ है टाइम। 6 कैलकुलेशन देखते हैं और वो है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ
इमिटेड फोटोन। एनर्जी वाले पे टाइम देना प्लीज। एनर्जी जो पढ़ाया हो ना, सबसे ज्यादा सवाल एनर्जी से ही होता है, उसी में फंसाता है, तो उस पे टाइम देना प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। एनर्जी वाला क्लियर हो गया ना, तो इस चैप्टर का आधा प्रॉब्लम खत्म हो गया। Let electron jumps from N2 to N1। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल पे जंप करे, तो एनर्जी जो होगा, उस जो जंप करेगा उसके बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस जो होगा, उसके बराबर का फोटोन रिलीज कर देगा। और उस फोटोन की एनर्जी अगर डेल्टा एन बोले तो ये होगा En2 माइनस En1। और डेल्टा ई को बोल सकते हैं, एक फोटोन की एनर्जी है डेल्टा ई, तो इसे बोल सकते हैं SC बाई लैम्डा। और En2 एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप याद करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4 बाई h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये होता है। तो बस n की जगह N2 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4 बाई h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4 बाई h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। और hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4 बाई h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और 1 बाई लैम्डा हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4 बाई h क्यू सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और आप जानते होंगे 1 बाई लैम्डा को बोलते हैं वेव नंबर, तो न्यू बार इसे बोलेंगे न्यू बार, और न्यू बार ही होता है 1 बाई लैम्डा। और इस पूरे क्वांटिटी को R बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, R जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, वेयर R बराबर होगा 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me4, सारा कांस्टेंट है, बाई h क्यू सी, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है 1 लगभग 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स ऐसा यूनिट में, या सेंटीमीटर इनवर्स में 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी इतनी वैल्यू होती है। इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत है? या आप R को क्या लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं R को (13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई H इंटू सी। R को 13.6, देखो ना एनर्जी में HC से डिवाइड कर दिए थे, यही तो किए थे, तो इसकी वैल्यू पहले 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी और उसे HC से डिवाइड कर दिया। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लास्ट लाइन तक एकदम बताना समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर लेते हैं।
क्वेश्चन है, what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 in the hydrogen atom. कह रहा है न्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा, और लैम्डा पूछ रहा है आपसे क्या होगा, और n2 5 है और n1 2 है हाइड्रोजन एटम में। या तो आप लैम्डा का फॉर्मूला यूज करो, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि हमने आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया, डेल्टा ई होता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है 13.6, हाइड्रोजन एटम है तो इंटू 1 स्क्वायर, n1 है 5, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। नहीं, उल्टा कर लेते हैं, n1 है n1 है 2 और n2 है 5। हमेशा n1 को छोटा वैल्यू लीजिए और n2 को बड़ा वैल्यू लीजिए, तो क्या होगा, ये माइनस का लफड़ा नहीं होगा। सो n1 आ गया 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, और डेल्टा ई हो जाएगा 13.6 इंटू, अगर हम 25 और 4 नीचे 100 ले लें, 25 माइनस 4 21 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा डेल्टा। इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा ई हो जाएगा 13.6 इंटू 0.21, ये आ रहा है 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा ऐसे निकाल सकते, लैम्डा इन एंगस्ट्रम हो जाएगा 12400 बाई डेल्टा, 12400 बाई 2.856, और ये आ जाएगा 4341.7 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा आ गया, ये आंसर। न्यू निकालने के लिए डेल्टा ई हो जाएगा एच न्यू, और न्यू बराबर हो जाएगा 2.856 अपॉन एनर्जी को आप क्या करो, जूल में ले लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि न्यू आप हर्ट्ज में निकालोगे। तो न्यू अगर आप हर्ट्ज में निकालोगे, तो आपको एनर्जी को एसआई यूनिट में लेना होगा, क्योंकि हर्ट्ज एसआई यूनिट, अपॉन एच हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और ये आ जाएगा बेटा
20 14 10 का पावर 14 इंटू, कैलकुलेट कर देता हूं मैं, 28.56 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.626, ये आ जाएगा 6.9। 6.896 आता है, वही लिख देते हैं ऑफ हर्ट्ज। ये आंसर होगा। मुझे बताना समझ में आया सॉल्यूशन या नहीं है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 1/लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमने एनर्जी से बनाया है, हम ज्यादा कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला हम कम यूज करते हैं, हम एनर्जी वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। आप दोनों से में से किसी से भी बनाएंगे आंसर सेम ही आता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि बोर मॉडल यहाँ पे खत्म होता है। मुझे बस कुछ क्वेश्चंस और कराने का मन है ना, मुझे बस सिर्फ कुछ क्वेश्चन और कराने का मन है, अदरवाइज बोर मॉडल यहाँ पे खत्म हो रहा है। बस 3-4 सवाल मैं और कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा, इस क्लास में नहीं कराऊंगा। सो आप रिवाइज करो यहाँ तक बढ़िया से, और जहां तक होमवर्क मैं दिया हूं वहां तक का डाउट भेजो। उसके बाद मैं अगली क्लास में पूरा बोर मॉडल का होमवर्क दे दूंगा अगली क्लास में। और आप मुझे कल 9 PM तक, 9 PM के पहले यार कम से कम 6 PM तक ही आप भेज दो मुझे सारे डाउट्स भेज दो, तो मैं कट पेस्ट करके लेते आऊंगा और उसके बाद आपका डाउट पहले अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस पे कुछ सवाल करूंगा और फिर इसका बोर मॉडल का सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा। मैं इस क्लास में बोर मॉडल का होमवर्क नहीं दिया, जो दे चुका हूं मैं चाहता हूं वहां तक को पहले डिस्कस कर दूं, उसके बाद में। सो थैंक यू वेरी मच। अब किसी को कुछ पूछना है, बात करना है तो कर सकता है, मैं तब तक सेविंग वेविंग कर लेता हूँ, इसका मतलब सेव कर लेता हूँ मटेरियल को। करना क्या है मुझे, डॉक्यूमेंट्स, रीनेम करना है तो सर। कोई बता सकता है ये लेक्चर 7 है ना, लेक्चर 6 है या 7 है, कोई बता सकता है या 8 है? 7 है, वेरी गुड। सर आर की वैल्यू याद करना ज्यादा सही है या फिर 1/r बराबर 912 एंगस्ट्रॉम याद करना सही है? पता नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि 1/r बराबर 912 एंगस्ट्रॉम होता है। होता होगा, होता होगा, होता होगा। सेंटीमीटर इनवर्स, तो आर की वैल्यू याद रखिए, ये याद रखिए, जो भी याद रखिए, एक ही बात, एक ही बात। आप 1/r बराबर 912 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेस का सॉल्यूशन मैं बाद में भेज पाऊंगा खुद से, अभी टाइम नहीं है बनाने, सीट का बना दे रहा हूँ यही बहुत है, लेकिन मैं भेज दूंगा बाद में खुद से सारा का बना के, ऑल द 40 रेसेस जो हैं सबका सॉल्यूशन खुद से बना के मैं भेजूंगा सीट। अभी तो आपको जो अवेलेबल है उससे कर।
देख लेना आपका अपलोड हो गया मटेरियल, सही से आ गया, सही सही सेम फाइल है, प्लीज चेक करके बता दो एक बार। थैंक यू वेरी मच। यस नो लिख दो एक बार, फाइल चेक कर लो, मटेरियल अपलोड कर दिया। It's your choice, Richa Kumari. It's your choice. ऑलवेज जब भी आप ऐसा चीज सोचते हैं रिचा, तो इट्स बेटर कि स्टार्ट विथ फ्रेश चैप्टर। तो अभी जैसे आपने एटॉमिक में आया, तो आप मेरे एटॉमिक के सारे वीडियोस पहले का देखेंगे फर्स्ट लेक्चर से, तो ये तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। Okay, bye everyone.